तो नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक ही क्लास के अंदर पूरा चैप्टर क्लास की इस सीरीज के अंदर आज आपके सामने मैं लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 4 जो जल संसाधन से संबंधित है। कक्षा 12 का हमारा चैप्टर 4 जो है उसका वन शॉट शुरू होने जा रहा है। आप लोग धैर्य बना के अगले 1-1.5 घंटे तक एक एक चीज को बहुत बारीकी से हम समझने वाले हैं और आपने पिछले सारे वन शॉट जो है उसे बहुत शानदार प्यार और एक एक चीज को समझा। आज के इस वन शॉट को भी उम्मीद है कि आप पूरा जानेंगे और समझेंगे। जल संसाधन जो है उससे संबंधित आज हम ढेर सारी चर्चाएं करने वाले हैं कि जल किस रूप में मिलता है, जल कहां मिलता है, जल कैसे मिलता है, किस फॉर्म में मिलता है, सारी बातें आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस मजेदार चैप्टर को। लेक्चर तो क्या, चैप्टर ही बोलो इसको, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर पूरा पढ़ने वाले हैं हम। आगे देखिए। हाँ, जल का महत्व, क्षेत्र व उपयोगिता। यानी जल जो है पानी, और क्या होता है जल, है ना। जल यानी कि पानी जो है उसका क्या महत्व है, बचपन से ही हम सीखता है और सुनता है। बिना जल के तो कोई जीवन ही नहीं है भाई, जल नहीं तो जीवन नहीं, जल ही जीवन है, ऐसा पढ़ाया जाता था और ऐसा सुनने को भी मिलता है। तो बिना जल के तो कुछ है ही नहीं। तो जल का, ऐसे जल के ढेर सारे महत्व है, एक एक पर बात करेंगे। दूसरा, क्षेत्र में उपयोगिता। उपयोगिता क्या है जल की? नहाने में, पीने में, जो है पेड़ पौधों के लिए, धरती के लिए, कृषि के लिए, उद्योगों के लिए, हर जगह जल की आवश्यकता होती है। तो ऐसी कुछ चर्चा हम शुरू करते हैं। शुरू में छोटी छोटी चीजें हैं, बीच के अंदर थोड़ी डिफिकल्ट चीजें भी है जिनको भी हम बहुत आसानी से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जल हमारे लिए सबसे मूल्यवान संपदा है। अगर प्रकृति से कोई शानदार चीजें अगर मिली है, धरती से या इस पर्यावरण से अगर वास्तु में हमें कोई वस्तु मिली है जिसका सबसे ज्यादा हमें, हम प्रकृति को जो है धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए, तो वो जल है, हवा है। जल और हवा यानी वायु और जल जो है वो मानव के जीने में अहम योगदान जो है वो निभाती है। इसलिए जल के साथ वायु को भी हमें याद रखना है। लेकिन जल एक महत्वपूर्ण संपदा है। क्या है? जल एक महत्वपूर्ण संपदा है। जल से हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जल से हमारी मूलभूत आवश्यकता, यानी कि हर व्यक्ति खाना इतना नहीं खाता है जितना पानी पीता है। हर 20 मिनट 15 मिनट के अंदर व्यक्ति को पानी चाहिए होता है। चाहिए होता है कि नहीं होता है, यानी व्यक्ति को बार बार प्यास लगती है। सबसे मूलभूत आवश्यकता मानव बॉडी की क्या है? पानी। और व्यक्ति पता नहीं कितनी बार पानी पी लेता है। जानवर भी पीते हैं, मानव भी पीता है। एक ऊंट, जानते हैं आप, राजस्थान में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। 98% ऊंट राजस्थान में होते हैं। ऊंट जो होता है वो 7-8 दिन तक पानी नहीं पीता। एक वही है जो इतना लेट पानी पीता है। बाकी हर व्यक्ति को 10, 12, 15 बार पानी पीना ही पड़ता है दिन के अंदर। तो मानव की मूल अगर कोई प्राकृतिक रूप से संपदा उसको मिली है, कोई बड़ा धन उसको मिला है, तो वो जल है। तो जल जीवन का आधार हुआ। जल से हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जल पृथ्वी पर जीवन का आधार है। अगर आपको पृथ्वी पर रहना है और वो भी जिंदा रहना है तो पानी तो पीना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? पानी पीना पड़ेगा। पृथ्वी का लगभग 71% धरातल पानी से आच्छादित है। यानी हमारी इस धरती पर, हमारी इस पृथ्वी पर, किस पर? हमारी इस प्यारी सी पृथ्वी पर, किस पर? प्यारी सी पृथ्वी पर कितना जल है भाई? बहुत ज्यादा जल है, बहुत ज्यादा जल है। पूरा ही मिट गया, जबकि मेरा कोई ऐसा टारगेट नहीं था कि इसको पूरा ही मिटा दूं। पर ये ग्लोब पता नहीं क्यों डरता है। ग्लोब जैसे आता है इसको लग जाता है कि पूरा समझा देगा अभी, इसलिए मैं भाग जाता हूं, है ना। तो ग्लोब जो है इसके अंदर अगर हम देखें तो ये तो हुआ 71% क्षेत्र, ठीक है ना। पृथ्वी का लगभग 71% क्षेत्र और बाकी कितना बचा? 29% क्षेत्र। तो ये तो है स्थल यानी जमीन। पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, सिर्फ भारत की नहीं। और ये जो है ये आपका हुआ पानी, जिसको आप जल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जल। तो इस प्रकार से जो है रेशियो है कि सबसे ज्यादा यहाँ पानी है पूरे विश्व में 71% पर। लेकिन सारा पानी पीने लायक नहीं होता है। समुद्र का जो पानी होता है, महासागरों का जो पानी होता है वो खारा होता है और खारा होने की वजह से उसको पिया नहीं जा सकता। पीने योग्य पानी जो है वो बहुत कम है, बहुत ही कम, ठीक है ना। तो 71% धरातल पानी से आच्छादित है, परंतु अलवणीय जल कुल जल का लगभग 3% ही है। क्या समझे इस बात से? 2.98 के आसपास है, तो इसको 3% लिखा है हमने। ये जो 71% है, बात को समझना, पहले 100% को बांट दिया हमने,
अब इसकी बात ही मत करो, वो तो जमीन है। पानी तो हमारे पास कितना है पूरी धरती पर? 71%। कितना है? 71%। अब जैसे कि मान लो कि ये मेरे पास बोतल है, ये बोतल पानी से भरी हुई है, तो ये बोतल अगर इसमें 50% पानी है तो मेरे लिए अपने आप में 100% है, यानी अपने आप में मेरे लिए क्या है? 100%। वैसे ये जो 71% पानी है, 71% जो पानी है, इसको मैं 100% मानूं तो ये जो 71 का 3%, सिर्फ और सिर्फ किसका? 71% का 3% जो है, यानी ये प्रतिशत जो है 3, ये इसका है। किसका है? 71 का 3% पानी जो है वो पीने योग्य है। बाकी के अंदर क्या है? बाकी खारा है, पीने योग्य लवणता है उसके अंदर, पीने योग्य है ही नहीं वो। 3% पानी ही अच्छा है। ये बात समझ में आ गई? पहली स्लाइड पूरी समझ में आ जानी चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं। जल का उपयोग कृषि में बताओ, कोई भी खेती होती है क्या बिना कृषि के? कोई भी खेती कोई भी कृषि जो है वो बिना पानी के होती क्या? नहीं होती ना। पहली आवश्यकता पानी होती है, चाहे वो वर्षा का पानी लेती हो, चाहे सिंचाई से लेती हो। और कुछ फसलें तो ऐसी होती है जिनको जबरदस्त तरीके से पानी चाहिए। हमने पिछले चैप्टर में बात की, देखो इलायची की बात करें तो 600 सेंटीमीटर के आसपास पानी चाहिए। 600 सेंटीमीटर पानी होगा तो इलायची होगी। इतने नाटक है इसके इलायची के। किसके? इलायची के। तो पानी थोड़ा चाहिए हो या ज्यादा चाहिए हो, लेकिन हर फसल को चाहिए होता है। जैसे गन्ना है, 120 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए गन्ने को। कितनी चाहिए? 120 सेंटीमीटर जब वर्षा हो रही है तभी गन्ना होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर चावल की बात करें, चावल को तो हम यूं नॉर्मली लेते हैं, लेकिन फिर भी चावल नहीं हो पाएगा हर जगह। चावल उसी स्थान पर होगा जहां 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होगी, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, वहां आपका चावल हो पाएगा। चावल ऐसे कई फसलें हैं जिनको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी, जैसे अधिकतम 300 सेंटीमीटर तक जरूरत पड़ती है जूट की फसल को। जूट की जो फसल होती है अधिकतम 300 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तभी जूट की फसल होती है। तो ये कुछ फसलें हैं जिनको अच्छी खासी वर्षा की या पानी की जरूरत होती है। तो पानी जो है वो कृषि में काम आता है। मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि बिना पानी के, जैसे ये इतना पानी नहीं है तो ये फसलें नहीं होती। कपास वगैरह हो गई, बहुत सा पानी चाहिए होता है इन फसलों को। तो कृषि के लिए महत्वपूर्ण जो संसाधन है वो जल है। बिना जल के कृषि नहीं की जा सकती। पहली बात। उद्योग, अब उद्योग में हमारे पास कच्चा माल है। माना उद्योग में क्या है? कच्चा माल। जैसे कि लोहा इस्पात कारखाना है, लोहे का कारखाना है, तो हमारे पास माना कि लोहा अयस्क है। हमारे पास क्या है? लोहा अयस्क पड़ा है। लोहा अयस्क का मतलब होता है कच्चा लोहा। लोहा अयस्क का मतलब क्या होता है? कच्चा लोहा। और जब ये पककर तैयार हो जाता है, इसको सही बना दिया जाता है, तब ये लोहा इस्पात कहलाता है। तब ये क्या कहलाता है? लोहा इस्पात। जब लोहा अयस्क लोहा इस्पात बनता है, उस दौरान कई प्रक्रियाओं से गुजरता है, और इन सब प्रक्रियाओं में जल की भी आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? ढेर सारे कच्चे माल की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो जरूरत पड़ती है वो जल की पड़ती है। किसकी पड़ती है भाई? जल की। बिना जल के उद्योग भी नहीं चल सकता। घर में तो पानी चाहिए। अगला है घरेलू कार्य के लिए पानी चाहिए। घर में सुबह उठने से लेकर शाम तक हर जगह, कपड़े धोने में, नहाने में, खाने में, पीने में, सब जगह पानी की आवश्यकता होती है। तो चाहिए। सिंचाई के लिए, मतलब सिंचाई तो नाम ही पानी है। जल विद्युत, अब आपने देखा कि जैसे हमने जवारी ऊर्जा को पढ़ा, जवारी ऊर्जा में जवार भाटा महत्वपूर्ण काम करता है। एक समुद्र है बहुत बड़ा सा और एक महासागर है बहुत बड़ा सा, उसकी लहरें, पानी जो है लहरों के साथ उठकर ऊपर की तरफ जाता है तो उसे जवार कहते हैं। पानी जब वापस लौट के आता है तो उसको भाटा कहते हैं, और इस प्रक्रिया को जवार भाटा कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जवार भाटा। पानी का ऊपर उठना और पुनः लौट कर आना जवार भाटा कहलाता है। क्या कहलाता है? जवार भाटा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, जहां पानी उठकर गया उस जगह एक टरबाइन लगा दिया जाता है। टरबाइन क्या होता है? इस तरह के बहुत बड़े बड़े पंखे होते हैं, बहुत बड़े, आप सोच भी नहीं सकते इतने बड़े पंखे लगा दिए जाते हैं, और ये इस प्रकार से पृथ्वी पर लगे रहते हैं। ये फैन लगा दिया, ये पंखा लगा दिया, ये घूमता रहता है। ये क्या करता है? घूमता रहता है। अब उधर से पानी आया जवार भाटा के रूप में, पानी आके उस टरबाइन से टकराया। पानी आके किससे टकराया? टरबाइन से टकराया, और टरबाइन से टकराकर वापस समुद्र और महासागर की तरफ गया। तो वो जो घूम रहा था टरबाइन, उसकी वजह से वहां बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से जो हम देखते हैं कि लाइट यानी विद्युत बनना शुरू हो जाती है, और उसे हम जवारी ऊर्जा के नाम से जानते हैं।
वैसे ही राजस्थान के जैसलमेर, सीकर के कई क्षेत्रों में और जहां तेज हवाएं चलती हैं वहां कहीं भी और टरबाइन लगाए जाते हैं और वो हवा से लाइट बनाते हैं, तो वो पवन ऊर्जा हो गई। लेकिन यहाँ जमारी ऊर्जा में जो है जल विद्युत से, जल से ऊर्जा बनाई जा रही है। बड़े बड़े बांधों में भी बनाया जाता है, पानी को गिराया जाता है और उससे विद्युत यानी लाइट बनाई जाती है। तो लाइट ऐसे ही बनती है, समझ गए ना आप। तो ये बताओ जल कहाँ में आया कि नहीं आया? लाइट में यानी विद्युत के अंदर आया ना। तो जल उद्योग में काम आ रहा है, कृषि में काम आ रहा है, घर में काम आ रहा है। बिना जल के तो कुछ है नहीं। पहली लाइन ये थी कि जल सबसे बड़ी संपदा है। ठीक है, जल की सीमित आपूर्ति भी अत्यधिक उपयोग, प्रदूषण, अप्रबंधन के कारण उपयोग के अयोग्य हो सकती है। मतलब कई बार जल सीमित मिलता है और हम उतना काम में नहीं ले पाते जितनी हमें जरूरत होती है, और कई बार जो उपयोग किया गया है उस जल को हम प्रदूषित कर देते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि जल से संबंधित कोई प्रबंध नहीं होते, कोई अच्छे से माध्यम से व्यवस्थित नहीं होता जल प्रबंधन, इसलिए ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में जल संसाधन यानी भारत में जल की बात करें, पूरे विश्व में 29% पर स्थल, 29 पे, और 71 यानी कि 71% पर स्थल के बाद जो जगह आती है वो जल की आती है, यानी 71 जल और 29 आपका स्थल। अब 71% जो जल है उसमें से 3% जल ही पीने का है, बाकी पीने वाला नहीं है, बाकी खारा खारा है। कैसा है? खारा खारा। देखिए आगे, भारत विश्व के केवल 2.45% क्षेत्र पर विस्तृत है। भारत विश्व जो है विश्व के केवल 2.45 क्षेत्र पर विस्तृत है, यानी कि पूरा विश्व, हमारा पूरा जो संसार है, हमारा पूरा ये संसार है, अगर ये माना कि 100 बीघा जमीन पर या 100 किलोमीटर पर है, तो 100 बीघा जमीन या 100 किलोमीटर पर है, तो 2.45% पर भारत है। हमारा जो भारत है वो इतनी सी जगह यहाँ लेके बैठा है, और ये जगह है पूरे विश्व की 2.4%। कितनी है? 2.4%। इस देश में विश्व की 16% जनसंख्या है। माना कि पूरे देश में, पूरे विश्व में 100 लोग रहते हैं, तो यहाँ जो लोग रहेंगे वो 16% है। बात आपको हम ये समझाना चाह रहे हैं कि पूरे विश्व में जल जो है वो 71% है पूरे स्थल का, और उसका 3% पीने योग्य है। लेकिन यहां जो बात की जा रही है कि पूरा जो संसार है उसका, अगर भारत को जो टुकड़ा मिला है जमीन का, जिसके ऊपर भारत बसा हुआ है, तो वो पूरे संसार का 2.45% है। और पूरे लोगों को जोड़ लिया जाए संसार में, तो पूरे लोगों का 16% भारत में है, इस भूमि पर रहते हैं। किस पर रहते हैं? भारत भूमि पर 16% लोग रहते हैं। जनसंख्या निवास करती है, लेकिन यहां पर विश्व के कुल 4% जल संसाधन ही उपलब्ध है। यानी कि इतनी जनसंख्या के बाद भी, 71% जल होने के बाद भी, 16% जनसंख्या होने के बाद भी, अगर हमारे पास जल संसाधन की बात करें तो पूरी दुनिया का जो जल है वो 4% ही हमारे पास। कितना है? 4%। यह आंकड़ा आप बहुत अच्छे से याद रख लें। पूरे विश्व का प्रतिशत है हमारे पास। पूरे विश्व में मान लो 100 बीघा जमीन, तो भारत के पास 2.45% जमीन। पूरे विश्व में 100 लोग, तो भारत के पास 16 लोग। अगर हम भारत के पास 16 लोग यानी 16% लोग हैं, तो जल भी तो इतना होना चाहिए, लेकिन जल 4%। इसलिए भारत में जल की कमी देखने को मिलती है, जल 4%। इसीलिए हम इस चीज को कंपैरिजन करते हुए देख रहे थे कि इतना क्षेत्रफल है हमारे पास, इतने लोग हैं हमारे पास, फिर ये प्रतिशत कम क्यों? आ रही बात समझ में? बिल्कुल सिंपल तरीके से बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, ठीक है ना। देश में कुल उपयोगी जल संसाधन 1122 घन किलोमीटर है। यानी हमारे देश में अगर जल भंडार की बात करें तो उपयोगी जल है, जो अच्छा जल है, पीने योग्य जल है, वो 1122 किलोमीटर तक है। आगे देखिए इस चीज को। धरातलीय जल संसाधन, एक तो होता है धरातलीय जल और एक होता है भौम जल। दोनों को समझिए। ये धरती मान लेते हैं हम कुछ देर के लिए, और इस धरती के ऊपर कोई तालाब है। ये क्या है? तालाब। कोई बड़ी सी नदी है, कोई बड़ी सी झील है,
कोई तलैया है, अगर धरती के ऊपर है, किसके ऊपर, धरती के ऊपर है, तब तो वो जल कहलाएगा धरातलीय। क्या कहलाएगा, धरातलीय जल, जो हम देखने वाले हैं धरातलीय जल। लेकिन कुछ जल धरती के अंदर है, कुछ जल धरती के अंदर है यहाँ पे, और उसको कैसे निकाला जाएगा, या तो कुआं खोदा जाएगा, या ट्यूबवेल खोदी जाएगी, या और कोई तरीके से उसको निकाला जाएगा, नलकूप वगैरह जो भी तरीका है। तो वो जो माध्यम होगा उसको हम भूमिगत कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, भूमिगत जल। उसको हम क्या कहेंगे, भूमिगत जल। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया ना। आगे देखिए, धरातलीय जल संसाधन। धरातलीय जल हमें नदियों, तालाबों, झीलों तथा जलाशयों के रूप में मिलता है। मैंने आपको यही बताया, नदियों से मिलता है यानी धरती के ऊपर मिलता है। आप इन चारों को मिलाकर सिर्फ सीधा कह सकते हो धरती पर, धरती पर। अब हम भूमिगत जब भी पढ़ेंगे तो वहां लिख देंगे भूमि के अंदर, इतना सा याद रखना है। धरातलीय जल हमें नदियों, तालाबों, झीलों तथा अन्य जलाशयों के रूप में मिलता है। सबसे अधिक धरातलीय जल नदियों से प्राप्त होता है। नदियां दूर दूर से आती हैं, दूर दूर तक जाती है, और नदियों में सबसे ज्यादा पानी होता है, इसलिए सबसे ज्यादा पानी धरातल का नदियों से मिलता है। तालाब में तो वो फिक्स रहेगा, इतना पानी है तो इतना ही है। झील में भी फिक्स रहेगा, इतना रहेगा तो इतना ही है। लेकिन बाकी चीज आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, धरातलीय जल का लगभग 60% भाग भारत की 3 प्रमुख नदियों का है। सिंधु नदी जो तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और अरब सागर की तरफ चली जाती है, कराची से पहले, थोड़ी सी कराची से पहले अरब सागर में मिल जाती है। रावी, सतलज, व्यास, चेनाब जिसकी सहायक नदियां, इतनी 2880 किलोमीटर में बहने वाली ये नदी सिंधु भारत में जल ही जल कर जाती है। 60% भाग भारत की 3 नदियों से मिलता है। दूसरी उत्तराखंड की उन पहाड़ियों से निकलने वाली प्यारी सी गंगा जो उत्तराखंड के उत्तराकाशी से निकलती है, सुंदरवन का डेल्टा बनाएगी गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलके हमारे इस पश्चिम पूर्वी घाट की तरफ। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये तीनों नदियां ऐसी नदियां हैं जो भारत का 60% धरातलीय जल लाती है और देती है हमें। यानी कि धरातलीय जल का मतलब है धरती के ऊपर जल। किसके ऊपर जल, धरती के ऊपर जो है पड़ा हुआ पानी, पड़ा हुआ जल जो है वो धरातलीय जल कहलाता है। अब धरातलीय जल जो है उसकी जब हम बात करते हैं तो हम पाते हैं और देखते हैं और समझते हैं कि धरातलीय जल जो है वो वास्तव में सबसे ज्यादा नदियों से मिल रहा है, सबसे ज्यादा नदियों से मिल रहा है। और नदियों में भी 3 नदियों से ज्यादा, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इनमें से 2 तो तिब्बत से निकलती है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है। गंगा उत्तराखंड से निकलती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में जाती है और सिंधु जो है अरब सागर में जाती है। ये दोनों मिलकर सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। ये उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड में चलती है। ये असम, अरुणाचल प्रदेश में चलती है। सिंधु जो है जम्मू और कश्मीर में चलती है। सिर्फ ये नदियां जो है आपको पहले मैंने कहीं पढ़ाई है। धरातलीय जल के मुख्यतः 4 स्रोत हैं, यानी जमीन के ऊपर जो जल है उसके 4 स्रोत देखने को मिलते हैं। नदियां, धरातल का जो जल होता है उसके 4 सोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं। एक तो नदियां, झीलें, तलैया और तालाब। ये रहा यहाँ पे नदी, झील, तालाब और एक तलैया। मैंने बोला था पर लिखा नहीं, ये तलैया, बस हो गया काम। यह है धरातल का जो जल है। अब अगर भौमजल की बात करेंगे तो भूमि के अंदर वाले जल की बात करेंगे। और क्या बात करेंगे, सिंपल, देखिए आगे। भौमजल अथवा भूगर्भिक, भूगर्भिक यानी पृथ्वी, भू यानी पृथ्वी, गर्भिक यानी पेट में, यानी अंदर, किसके, पृथ्वी के। ये भूगर्भिक का मतलब होता है पृथ्वी के पेट के अंदर, पृथ्वी के उदर के अंदर। तो पृथ्वी के अंदर जो जल होता है जिसको ट्यूबवेल के माध्यम से, कुएं के माध्यम से निकाला जाता है, उसे आप भौमजल कह सकते हैं या भूगर्भिक जल कह सकते हैं। अनुमान है कि भारत में कुल अपूर्णीय भौम जल क्षमता लगभग 433.9 अरब घन मीटर है। भारत में जो भौम जल है या भूगर्भिक जल है वो बहुत है, 433.9 अरब घन मीटर है। जबकि जो जल हमारे धरती के ऊपर था जिसे हम धरातलीय जल कह रहे थे, वो जल और ये जल मिलाकर 1122 घन मीटर के आसपास होता है। कितना होता है, 1122 घन मीटर के आसपास। ये जो आंकड़ा होता है सीधा नाप करके बताया गया है, किससे, सीधा। और ये
भंडार के हिसाब से 433 सिर्फ भौमजल को कहा गया। भौमजल पूरा काम में नहीं लिया गया अब तक, और वो उपयोग लेने वाली जो है कि उसको हम सीधा काम में ले सकते। जैसे जल तो बहुत है, पूरी धरती पर 71% जल है, लेकिन काम में उसका 3% ही ले पाते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। भूगर्भिक जल के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक चट्टानों की संरचना, यानी भूमि के अंदर जो जल है उसको कौन प्रभावित करता है? तो सबसे ज्यादा प्रभावित जो करता है वो चट्टानें जो होती है। चट्टानें आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, नाम सुना होगा, जो आग से बनती है। पृथ्वी अंदर से तरल है, पृथ्वी अंदर से क्या है? तरल है, और अंदर के तरलीय पदार्थ, अंदर के तरलीय जो पदार्थ है वो पृथ्वी के अंदर से मुख बना के, पृथ्वी के अंदर से एक छेद बनाकर, मुख बनाकर आग के रूप में, तरल पदार्थ आग के रूप में बाहर आता है, जिसको हम ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। और उस ज्वालामुखी की आग से जो पहली चट्टानें बनती है वो आग से बनने के कारण आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। उन्हें इग्नियस भी कहा जाता है। आग्नेय चट्टानें जैसे बन गई तो उससे कुछ अवशिष्ट या कचरा या अवसाद उड़ उड़कर पास में जाकर जमा होने लग जाते हैं, यानी कि आग्नेय चट्टानों का जो कचरा यानी अवसाद उड़कर दूसरी जगह स्थापित होने लग जाता है, जिसे निक्षेपित होना कहते हैं। उस अवसाद के कारण जो दूसरी चट्टानें बनती हैं उन्हें अवसादी चट्टानें कहा जाता है। आग्नेय और अवसादी दोनों चट्टानें जब टकराती है तो इग्नियस सेंटीमेटर्स यानी आग्नेय और अवसादी दोनों चट्टानें जब टकराती हैं तो रूप परिवर्तित हो जाता है, काया पलट हो जाती है, उससे बनती है कायांतरित चट्टानें। क्या बनती है? कायांतरित को ही रूपांतरित कहा जाता है। इस प्रकार से किसका निर्माण होता है? चट्टानों का निर्माण होता है। तो ये क्या कह रहा है कि चट्टानों की जो संरचना है, कैसी चट्टान है, चट्टान की संरचना कैसी है, कि वो आग्नेय है या अवसादी है या कायांतरित है, वो चीज मैटर करेगी कि वहां पानी कितना मिलेगा। धरातलीय दशा यानी जमीन जो है उसकी दशा की बात करेंगे, तथा जलापूर्ति की दशा। धरातलीय दशा तथा जलापूर्ति की दशा यानी जल कितना मिल रहा है, ये चीज मायना रखती है। सीधी सिंपल याद रखे बात को, अगर धरती के ऊपर पानी तो धरातलीय, और धरती के अंदर पानी तो भूमिगत जल आगे बढ़ते हैं। भारत में उत्तरी मैदान में भूगर्भिक जल के विशाल भंडार है। ये हमारा सुंदर सा और प्यारा सा भारत। कौन सा भारत? ये उत्तर का भारत है, यहां से लेके यहां तक। और ये जो भारत की जगह है ये उत्तरी मैदान कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्तरी मैदान कहलाती है, जो पूरा ही जलोढ़ का क्षेत्र है। किस मिट्टी का क्षेत्र है? अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। कहां तक फैला हुआ है? गुजरात से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? गुजरात के सर किर्गिस्तान से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? गुजरात के सर किर्गिस्तान से शुरू होता है, जिसको गौहर माता भी कहा जाता है। ये भारत का सबसे कौन सा? ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। अरुणाचल प्रदेश का जो वालांगू है वो भारत का सबसे जो है ये पश्चिमी बिंदु है, और ये पूर्वी बिंदु है। ये उत्तरी मैदान है जो बहुत लंबा है। और उत्तरी मैदान की सबसे बड़ी खास बात यह है, यहाँ जो जल के विशाल भंडार है, यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में जल देखने को मिलता है। और इसके पीछे कारण क्या है? इधर से नदियाँ आती है। इधर से क्या आती है? इधर से नदियाँ आती हैं, और इन नदियों के कारण ये जो क्षेत्र है हमारा, ये पूरा ही पानी पानी है। ये पूरा ही क्या है? पानी पानी है। यहाँ तक समझ गए मेरी बात को? इसलिए यहाँ पे लिखा है भारत में उत्तरी मैदान में भूगर्भिक जल के विशाल भंडार है। भूगर्भिक जल के विशाल क्या है? भंडार है। लगभग 42% से भी अधिक भौम जल भारत के विशाल मैदानों के राज्यों में पाया जाता है। विशाल मैदान जो है भारत के, यहाँ पूरे भारत का 42% यानी 42% जल पाया जाता है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? 42% जल यहाँ क्यों है? क्योंकि सारी नदियां पर्वतों से, भारत का पहला पार्ट ये वाला जो भाग है ये पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्वतीय क्षेत्र। ये पर्वतीय क्षेत्र है भारत का। तो ये पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ से जितनी भी नदियां आई है, देखो लाल वाली, ये सारी उत्तरी मैदान में आती है। तो यहाँ पानी होना स्वाभाविक है। पानी होना क्या है? स्वाभाविक। भारत का ये क्षेत्र आप सब जानते पठारी है, ये वाला भारत का क्षेत्र तटीय है, और ये वाला क्षेत्र द्वीपीय है। तो ये चीजें आप सब जानते। 42% जल जो है वो कहां से मिलता है?
इन मैदानों से मिलता है। यानी कि मुझे थोड़ी देर के लिए भारत मान लो, तो ऊपर वाला मेरा जो चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर का जो चेहरे का पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट है ये पूरा ही पर्वतीय क्षेत्र है। अब यहां से नदियां मेरे पेट की तरफ आई है सारी, तो यहाँ पानी पानी होगा ना, तो पानी में पीता तो यहां से हूं, लेकिन आया पेट में ना, तो ये पेट जो है इसको थोड़ी देर के लिए हमने क्या माना, उत्तर के मैदान। बॉडी के पूरे पार्ट में से सबसे ज्यादा पानी पेट में, ऐसे याद रख लेना बहुत सिंपल तरीके से। ऐसे कभी लोड मत लिया करो इन चीजों का, है ना। 42% से भी अधिक भौमजल है। भारत के विशाल मैदानों के राज्यों में पाया जाता है। भारत के विशाल जो मैदान है उन राज्यों में पाया जाता है। विशाल मैदानी राज्य कौन से? यूपी होगा, बिहार होगा, झारखंड होगा, राजस्थान का कुछ हिस्सा होगा, अरुणाचल प्रदेश खुद हो रहा है, तो ये सारे क्षेत्र इसमें आ जाते हैं अधिकतर, ठीक है ना। प्रायद्वीपीय भारत में कठोर तथा अप्रवेशनीय चट्टानों के कारण जल रिसकर नीचे नहीं जा सकता, अतः भूगर्भिक जल का अभाव पाया जाता है। हम बात कर रहे हैं, इसको मिटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, एक बार पूरे को हम वापस ले लेंगे, इरेज टू ऑल, ठीक है ना। आगे देखिए, हाँ, ये हमारा उत्तर का भारत था, पूरा का पूरा क्या था, उत्तर का भारत। अब इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि ये जो क्षेत्र बना रहा हूं मैं बीच में, इसको रेड से ले रहा हूं मैं, इस कलर से, ये जो क्षेत्र बना रहा हूं मैं, ये वाला, ये पूरा का पूरा क्षेत्र पंख की तरह है। और इस पंख वाले क्षेत्र को, इस पंख वाले किसको, इस पंख वाले क्षेत्र को हम एक अलग ही नाम दे देते हैं। इसको हम कहते हैं उत्तरी मैदान। इसको हम क्या कहते हैं, उत्तरी मैदान। और ये हमारा जो है ये पर्वतीय मैदान है। कैसा मैदान है, पर्वतीय, ये पर्वतीय। और ये जो है हमारा, ये पूरा का पूरा पठारी भाग है। कैसा भाग है, पठारी। और ये है तटीय भाग। ये क्या है, तटीय भाग। हालांकि थोड़ा मैप सही नहीं बनाया ऐसे जल्दबाजी में, लेकिन आपको इसको समझना है, ठीक है ना। तो ये पठारी भाग है। जब आप देखेंगे कि पठारी भाग जो है, इस पठारी भाग में, ऊपर वाला भाग तो हम समझ चुके थे, लेकिन ये जो है हमारा दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, जिसे प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। और पठारी भाग सिर्फ ये है बीच वाला, ये पठारी भाग है पूरा का पूरा। अब पठारी भाग का मतलब होता है पत्थर, यहां पत्थर है और पत्थरों के ऊपर वर्षा होगी, तो मुझे बताओ अंदर रिसेगी क्या, अंदर पानी जाएगा क्या, तो पानी अंदर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो पठारी भाग में पानी जो है वो तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन धरातल के अंदर जो है वो ज्यादा दिखाई देगा, लेकिन भौम जल जो है, भूमि के अंदर जो जल है वो कम दिखाई देगा। बात को समझे। उत्तर के मैदानों में मिट्टी ज्यादा है, तो पानी रिस कर अंदर चला जाता है, तो ऊपर पानी नहीं दिखता, मतलब धरातल पे पानी कम दिखता है, सिर्फ नदियां दिखती है और अंदर का पानी नहीं दिखता। तो धरातल में पता नहीं रोज कितना पानी जाता है, भौमजल जो है, भूमि के अंदर जो है रोज कितना पानी जाता है, धरातल के ऊपर से कितना पानी गुजरता है वो तो गुजर जाता है, लेकिन वास्तव में रिजर्व कौन सा पानी हुआ, रिजर्व वही हुआ जो धरती के अंदर गया। अब मेरी बात को लास्ट पॉइंट और अच्छे तरीके से समझना। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि भारत का उत्तर का मैदान, वहां इतनी सारी नदियां निकलती हैं, तो कुछ पानी रिस रिस कर जमीन में जाता रहता है, तो सबसे ज्यादा भूमिगत जल के भंडार कहां होंगे, उत्तर के मैदान में होंगे, सिंपल। लेकिन भारत का नीचे वाला हिस्सा जो पथरीला है, पठारी भाग कहलाता है, और उसमें जब नदियां आती है तो पत्थर है, और उन पत्थरों से नदियां सीधी चली जाया करती है, पानी रिसकर अंदर नहीं जाता। तो भौम जल मतलब भूमि के अंदर पानी कम कहां होगा, पठारी भाग में होगा। और इसी चीज को यहाँ लिखा गया है, उत्तर के मैदानों में भूगर्भिक यानी पृथ्वी के अंदर जल के विशाल भंडार है। यानी कि वो जो मैदान था वहां तो पानी रिसा था ना, इसलिए वहां पे क्या है, भूगर्भिक जल बहुत ज्यादा है, लगभग 42%। लेकिन यहां आप देखिए प्रायद्वीपीय भारत, यानी ये वाला जो भारत है कठोर है, यानी पत्थर है, यहाँ पे अप्रवेशनीय, पानी अंदर नहीं जा सकता पत्थर के, तो चट्टाने भी हैं यहाँ पे, आग्नेय अवसादी कायंत्रित जैसी। पानी जो है, जल जो है रिसकर नीचे नहीं जा सकता, और पानी जब नीचे नहीं जा सकता इसका मतलब है यहाँ पानी भूमि के अंदर नहीं है, ऊपर मिल जाएगा आपको। बात आ रही है समझ में। भौमजल का सर्वाधिक उपयोग लगभग 3/4 सिंचाई के लिए किया जाता है। भूमि के अंदर जो जल होता है उसको इसीलिए निकाला जाता है कि उसका जो भाग है लगभग 3/4 भाग वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए,
खेती बाड़ी के लिए काम में ले लिया जाता है, जिसको हम सिंचाई कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। आगे देखिए, जल की मांग और उपयोग। भाई जल हमें क्यों चाहिए, जल हम क्यों मांग रहे हैं, और इस मांग के पीछे उपयोग क्या है। जल की मांग और उपयोग। भारत में 2/3 से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। भारत के अंदर 2/3 से ज्यादा जनसंख्या, कितना, 2/3 से ज्यादा जनसंख्या कृषि कार्य पर निर्भर है। किस कार्य पर निर्भर है, कृषि पे। यानी आपको पता है भारतीय कृषि मानसून का जुआ कहलाती है। भारतीय कृषि क्या कहलाती है, मानसून का जुआ कहलाती है। पहली बात तो ये, मानसून जब आता है, जब कृषि होती है, और पूरा भारत ही कृषि पर निर्भर है, इसका मतलब भारत की अर्थव्यवस्था कब चौपट की ओर चली जाती है, जब अकाल पड़ जाता है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक है। भारत की जो कृषि है वो तो मानसून पर टिकी है, यानी अच्छी वर्षा पे टिकी है। जब अच्छी वर्षा आएगी तो भारत में कृषि अच्छी होगी। और भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पर टिकी है। दोनों एक दूसरे के ऊपर टिके हुए। मानसून पर कौन टिका, कृषि, और कृषि पर कौन टिका, देश। क्योंकि भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। भारत गांव का देश है, और गांव में प्राथमिक व्यवसाय होता है। प्राथमिक व्यवसाय में कृषि महत्वपूर्ण स्थान पर आता है। प्राथमिक व्यवसाय मतलब वो व्यवसाय, प्राइमरी सेक्टर है। प्राथमिक व्यवसाय मतलब वो व्यवसाय जिसके अंदर खेती बाड़ी से संबंधित कृषि कार्य किए जाते हैं, पशु चराए जाते हैं या पाले जाते हैं, मुर्गी पालन किया जाता है, मछलियां पाली जाती हैं, लकड़ियां काटी जाती हैं, खनन कार्य यानी खनिज निकाले जाते हैं, वो सारे प्राथमिक व्यवसाय। जहां आपको बड़े बड़े टेलीफोन की कंपनियां, बड़े बड़ी मोबाइल कंपनीज, जहां आपको बड़ी बड़ी ट्रकें, बड़ी बड़ी बसें और मेट्रो जैसी ट्रेनें, जहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, जहां बड़े बड़े उद्योग, जहां सुख सुविधाओं से संपन्न व्यक्ति और हर जगह अच्छी अच्छी सड़कें, ऐसी चीजें देखने को मिले तो वो शहर है। और वहां द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय होगा। कौन सा व्यवसाय होगा, द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय होगा। तो गांव जो है वो कृषि से जुड़े हैं, और कृषि उत्पादन वृद्धि के लिए सिंचाई आवश्यक होती है। भारत में 2/3 से अधिक जनसंख्या, मैं तो कहता हूं बहुत ज्यादा मात्रा में कृषि पर निर्भर है, यानी खेती बाड़ी पर निर्भर है। और सिंचाई के लिए आवश्यक होता है जल। कृषि जो होती है उसके लिए पानी का होना बहुत ही जरूरी है। सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं भांकड़ा नागल, हीराकुंड, दामोदर घाटी, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये है। सिंचाई जो है इसके लिए महत्वपूर्ण जो बहुउद्देशीय योजना का मतलब है नदी को रोककर उसके ऊपर बांध बनाकर वहां का जल निकाला जाता है, जिसको नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। भांकड़ा नागल, हीराकुंड और दामोदर घाटी। भांकड़ा नागल, हीराकुंड और दामोदर, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना आदि मुख्य परियोजनाएं। आदि क्या है, मुख्य परियोजनाएं। कृषि क्षेत्र में धरातलीय जल का 89% और भौम जल का 92% उपयोग किया जाता है। अब आप सोचेंगे सर परसेंटेज तो 100 ही होते हैं, तो ये दोनों कैसे हो सकते हैं। भाई हमारे पास जितना भी भौम जल है भारत के अंदर, भौम जल, कौन सा जल, भौम जल। भौम जल का मतलब है भूमि के अंदर। किसके अंदर, भूमि के अंदर। किसके अंदर, भूमि के अंदर जितना भी जल है उसे हम भौम जल कह रहे हैं। और धरातलीय जल किसको कह रहे हैं हम, धरातलीय जल, धरातल के ऊपर। धरातल यानी पृथ्वी, धरातल यानी पृथ्वी, जमीन कह दो इसको, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जो जल है वो। अब यहां जितना भी हमारे पास जल है, कौन सा, धरातल का जितना भी जल है, जैसे मान लो कि 100 लीटर हमारे पास जल है, कितना है, 100 लीटर। तो इस 100 लीटर जल का कितना भाई, 100 लीटर जो जल है हमारे पास, इसका 89% जल है वो किस में उपयोग किया जाएगा, धरातलीय जल का 89%। और भूमि के अंदर जो जल है हमारे पास, इसके अंदर जो जल है वो माना कि 100 है, वो भी कितना है, 100%। इसका भी कितना, 92% काम में लिया जाएगा। किस में काम में लिया जा रहा है, उपयोग के लिए। आप कृषि में ले सकते हो, पीने के लिए ले सकते हो, खाने के लिए ले सकते हो, नहाने धोने के लिए ले सकते हो। तो टोटल का इतना % इसका काम में लेते हैं और इसका इतना लेते हैं, ठीक है।
औद्योगिक और रेल सेक्टरों में जल उपयोग बढ़ने की संभावना है। भविष्य में विकास के साथ साथ जैसे जैसे देश आगे बढ़ेगा, चाहे कोई सा भी देश हो, जैसे जैसे कोई भी देश तरक्की करेगा, वैसे वैसे आने वाले समय में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों की उसको आवश्यकता होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर डिमांड बढ़ेगी तो वो जल की बढ़ेगी, क्योंकि जल उद्योग में भी चाहिए, घरेलू सेक्टरों में भी चाहिए, घरों में भी चाहिए, उद्योग में भी चाहिए, कृषि में भी चाहिए, हर जगह जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि जल ही जीवन का आधार है। बिना जल के कुछ भी नहीं है। तो लिखो जल ही जीवन है। कमेंट बॉक्स में क्या लिखोगे? जल ही जीवन है। बढ़ने की संभावना है। तो जल की आवश्यकता बढ़ेगी तो जल लाएंगे कहां से? पहले से रिजर्व करके रखना चाहिए। कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई। कुआं जो होता है और नलकूप जो होता है, दोनों ही जमीन के अंदर से पानी निकालते हैं। कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई का मतलब है ये दोनों ही भौम जल है। दोनों क्या है? भौम जल। भौम जल अब समझ गए ना? भूमिगत जल। कौन सा जल? भूमिगत जल। ठीक है। कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई भौम जल के प्रयोग से होती है, यानी कुएं और नलकूप दोनों भौम जल का है। भारत में आधे से अधिक कृषि में कुएं और नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। भारत में आधे से अधिक कृषि में, भारत में लगभग 50% से ज्यादा कृषि जो है वो कुओं के माध्यम से की जाती है और नलकूपों के द्वारा की जाती है। पंजाब हरियाणा में कुएं नलकूप द्वारा सिंचाई को बड़ा महत्व दिया जाता है। ये कुआं होता है, ये क्या है? कुआं है, इससे पानी निकाला जाता है। ठीक है ना? तो ये सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? पंजाब और हरियाणा में। मतलब कुएं कुएं, आप जिधर देखो उधर कुएं। तो यहां तक आपने देखा और एक एक चीज को जाना। आगे देखिए, संभावित जल समस्या, यानी जल को लेके क्या क्या समस्याएं आती है और जल को क्या दिक्कत हो जाती है और किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। संभावित जल समस्या जो है, जल को कभी समस्या वैसे नहीं हो सकती है। समस्या इंसान को होगी। किसको होगी? अगर जल खत्म होगा तो समस्याओं का सामना जो है मानव को करना पड़ेगा सबसे ज्यादा। तो जल संसाधन को लेकर आज हमारे सामने जो समस्याएं बनी हुई है, मानव के सामने जो समस्याएं बनी हुई है, हम उन पे बात कर रहे हैं। जल की उपलब्धता की, जल के उपयोग की, जल की गुणवत्ता की तथा जल के प्रबंधन की आदि। यानी जल जो है वो ढंग से उपलब्ध नहीं हो पाता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। जल का उपयोग जो है, दोहन जो है सीमित नहीं है, जो मन चाहे जिस तरह से चाहे उसका उपयोग करता रहता है। जल की गुणवत्ता की, जल की जो क्वालिटी है वो नहीं रह पाती है। जितना शुद्ध जल होना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है मानव को। और जल की जो प्रबंधन की व्यवस्था है वो भी उस तरह से नहीं है जिस प्रकार से होनी चाहिए। एक तो जल जो है वो हमें उपलब्ध नहीं है ढंग से, एक उसका उपयोग करना जो है हमें नहीं आता है, एक जो है जल की जो क्वालिटी है वो वैसी नहीं मिल पाती है, और एक जल का जो प्रबंध है वो नहीं हो पाता है। ये छोटी छोटी चार चीजें आपको ध्यान रखनी है। जल के गुणों का हार्स। ऐसा क्या हो गया कि जल के जो गुण हैं उनमें हार्स यानी कि कमी आ गई, कि सही ढंग से जल मिल नहीं पाता, सही ढंग से जल का उपयोग नहीं हो पाता। इसके पीछे क्या कारण है वो चीज हम देखने वाले हैं। जल गुणवत्ता से तात्पर्य जल को शुद्धता या अनावश्यक बाहरी पदार्थों से रहित जल से है। जल गुणवत्ता से तात्पर्य क्या है? जल शुद्ध होना चाहिए और अनावश्यक रूप से बाहरी पदार्थ उसमें नहीं मिलने चाहिए। जैसे ये कोई तालाब है या फिर कोई जल का बड़ा सा समुद्र या महासागर है, इसके अंदर कुछ ना कुछ लिक्विड हम छोड़ते रहते हैं जो परेशानी कर देता है। जैसे मान लो कि एक समुद्र है और इसके अंदर से एक नाव जा रही है और उसमें से तेल जो पेट्रोल या खनिज तेल है वो इस समुद्र में मिल गया एक एक बूंद करके, ये सारा अशुद्ध हो जाएगा। पहले तो खारा था और ऊपर से अशुद्ध हो गया। ठीक है ना? तो जल में ऐसी चीज आ जाती है। बाह्य पदार्थ जैसे जीव, रासायनिक पदार्थ, औद्योगिक और अन्य अवशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो जल को प्रदूषित कर देते हैं और जल क्या हो जाता है? प्रदूषण रहित हो जाता है। जल क्या हो जाता है भाई? प्रदूषण रहित हो जाता है। जल को प्रदूषित करने में महत्वपूर्ण योगदान उद्योगों का है। जल को प्रदूषित करने में सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी चीज का है तो वो उद्योगों का है। सबसे ज्यादा जल को कोई प्रदूषित करता है तो उद्योग करते हैं, क्योंकि यहां से गंदे नाले आते हैं वो समुद्रों में छोड़ दिए जाते हैं। मान लो इधर से कोई नदी जा रही है, गंगा नदी इन्हीं से तो परेशान थी, अब वो शुद्ध होने लगी। नमामि गंगे कार्यक्रम चलाया गया। क्या चलाया गया? नमामि गंगे कार्यक्रम। नमामि गंगे कार्यक्रम से जो है शुद्ध हो पाई। इधर से एक उद्योग का पानी छोड़ दिया, इधर से और उद्योग का पानी छोड़ दिया, तो वहां गंगा ग्राम बना दिए। अब क्या बना दिए? गंगा ग्राम। गंगा ग्राम यानी गांवों को सजग कर दिया कि कोई भी ऐसे पानी छोड़ता तो पकड़ के पीटो उसको। नहीं, ऐसा नहीं है, कार्रवाई करेगी सरकार, कंप्लेन करो। ठीक है ना?
ऐसा नहीं कि जाके पकड़ने पीट, अधिकतर बच्चे यूपी वाले ही हैं, ठीक है ना, पकड़ के पीटने लग जाए। सर ने कहा था गंगाग्राम का उद्देश्य लोगों को पकड़ के पीटना है, इसका मतलब है कंप्लेन करना है, कोई गंदगी फैलाती है तो उसे ही नमामि गंगे कार्यक्रम कहते हैं, नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 के आसपास चलाया गया था जून में। जल को प्रदूषित करने में महत्वपूर्ण योगदान उद्योगों का होता है, इसी चीज को मैंने आपको यहां समझाया है। जल संसाधन का संरक्षण, जल जो है उस संसाधन के लिए आवश्यक 3 कदम है, यानी जल जो है उसके लिए आवश्यक 3 कदम होते हैं। 3 कदम चलू जल के लिए 3 कदम है, ये 3 कदम कौन से? जल संसाधन का संरक्षण करना चाहते हो, अगर जल को सही व्यवस्थित रखना चाहते हो, आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा के रखना चाहते हो, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? जल संरक्षण। जल बचत की तकनीकी तथा विधियों का विकास करना चाहिए। जल हम कैसे बचाएं, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और लोगों को उस टेक्नोलॉजी में अच्छी अच्छी विधियों का विकास करके, अच्छी टेक्नोलॉजी में नई नई तकनीकी का और प्रयोग करके उन्हें विकास में लाना चाहिए। जैसे कि ये जल बचाने का, जैसे फव्वारा सिंचाई, इसमें जल बचता है, टपक टपक बूंदे गिरती रहती है और फसल हो जाती है बहुत अच्छी सी, ठीक है ना। तो ये क्या है? तकनीकी। ये क्या है? शुरू से थोड़ी चलता था फव्वारा पद्धति जो चलती है। फव्वारा आपने देखे होंगे खेत के अंदर छुक 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 करके चलते हैं, ऐसे लगता है कि ट्रेन की आवाज़ तो हम अधिकतर छुक छुक की कम आती है, धीरे होती जब भी आती है, लेकिन फव्वारा जो है उसकी एनी टाइम ऐसे आती रहती है, छुक 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 छुक, घूमता रहता है और पानी चलता रहता है, उसमें नहाने का बड़ा मजा आता है ना। तो फव्वारा जो पद्धति है वो तकनीकी है, नई विधि है। क्या है? नई विधि। जल को प्रदूषण से बचाना, जल संसाधन का उद्देश्य जो है जल को प्रदूषण से बचाना है। जल को किससे बचाना है? प्रदूषण से। जल प्रदूषित नहीं होना चाहिए। जल संभर विकास, वर्षा जल संग्रहण, जल को पुनः चक्रण और पुनः उपयोग में आदि करना चाहिए। जल संभर विकास का मतलब है जो जल है उसको विकसित करने के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं बनानी चाहिए सरकार को। वर्षा जल संग्रहण, वर्षा का जो जल है उसके लिए टैंक बना देना चाहिए, उसके अंदर छत का पानी चला जाएगा तो वर्षा जल संग्रहण हो जाएगा। जल के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, जल जो है उसको दोबारा काम में लेना आना चाहिए। जल को क्या करना चाहिए? दोबारा किस तरह से काम में लिया जा सकता है, ये तरीका हमको आना चाहिए और उसका पुनः उपयोग होना जरूरी है। जल का पुनः उपयोग होना क्या है? जरूरी है। आगे देखिए, जल प्रदूषण का निवारण, यानी जल प्रदूषण जो है उसको कैसे खत्म किया जा सकता है, इसके बारे में उपाय बताइए। तो देखिए, सुनिए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी भारत के अंदर सेंटर की तरफ से जो प्रदूषण फैलता है, चाहे वो कैसा ही प्रदूषण हो, उस पर नियंत्रण करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया है, जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। क्या बनाया गया है? जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण, दोनों मिलकर राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मॉनिटरिंग, राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता। एक तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण, एक तो केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड, और एक अलग अलग राज्यों का एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना हुआ है। तो सारे राज्यों से जो बना हुआ है उसको राज्य नियंत्रण बोर्ड कह देते हैं। तो राज्य नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दोनों मिलकर जल प्रदूषण कितना हो रहा है और किस तरह से हो रहा है इस पर निगरानी रखते हैं। इस पर क्या रखते हैं? निगरानी रखते हैं। सरकार द्वारा जल प्रदूषण को रोकने के लिए की गई वैधानिक व्यवस्थाएं, यानी सरकार जो है, भारत सरकार, वो जल प्रदूषण को रोकने के लिए वैधानिक व्यवस्थाएं करती है। क्या करती है? वैधानिक व्यवस्थाएं करती है। जो जल अधिनियम 1974, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, जल उपकर अधिनियम 1977 आदि महत्वपूर्ण है। यानी भारत के अंदर जल जो प्रदूषण है, कौन सा? जल जो प्रदूषण है उसको रोकने के लिए भारत सरकार ने 3 बार प्रयास किया है। पहला 74, दूसरा 86 और तीसरा 77। सारे के सारे 1947, 1986, 1977 आपको अच्छे से याद रखना है। ये तीनों के तीनों जो किसके प्लान है? भारत में जल संरक्षण को सही तरीके से सही व्यवस्थित लाने के लिए जल प्रदूषण पर निगरानी रखी गई, ये उससे संबंधित है। देखिए, इससे आगे जब हम देखते हैं तो बहुत ही प्यारी चीज है हमारे सामने, जल का पुनः चक्रण एवं पुनः उपयोग। जल जो है
उसका पुनः चक्रण, यानी कि जो जल हमने काम में ले लिया, जिस पानी को हमने काम में ले लिया, उस पानी को दोबारा कैसे काम में लिया जाए वो कहलाता है जल का पुनः चक्रण। क्या कहलाता है? जल का पुनः चक्रण। यानी जो जल हमने काम में लिया है उसको हम दोबारा से काम में ले रहे हैं, वो तो उपयोग करना हो गया, और उस जल को हम बार बार उपयोग में ले रहे हैं तो वो पुनः चक्रण के नाम से जाना जाता है। देखिए यह तो है जल का पुनः चक्रण, यानी बार बार काम में लेना और उसे उपयोग में लेना, जल का पुनः चक्रण और पुनः उपयोग कहलाता है। कुछ चीजें यहाँ लिखी है, इनके माध्यम से अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। जिसमें लवण होता है वो लवणीय वाला, और जिसमें लवण नहीं होता है वो अलवणीय वाला। तो उस प्रकार से जल चाहे कोई सा भी हो, उसको बार बार रिफ्रेश करने से या काम में लेने से वो जो है लगातार काम आता रहता है। कम गुणवत्ता वाले जल का उपयोग जैसे शोधित अपशिष्ट जल का उद्योगों में शीतलन व अग्निशमन के लिए करके, नगरीय क्षेत्रों में स्नान, बर्तन धोने व वाहन धोने में प्रयुक्त जल का बागवानी में उपयोग करके अच्छी गुणवत्ता वाले जल का संरक्षण किया जा सकता है। इस दूसरे पॉइंट का मतलब है, जैसे कि मान लो कोई पानी ऐसा है जो पीने योग्य नहीं है, कोई पानी ऐसा है जो पीने योग्य नहीं है। अब उस पानी का क्या करें साहब? पीने योग्य नहीं है वो, तो अब उसको कहाँ काम ले सकते हैं हम? कहाँ काम ले सकते हैं? जहाँ कोई भी जल चल जाएगा जो जल पीने योग्य नहीं है, उस जल को कहाँ काम में ले हम, ताकि हमारा पीने योग्य जल है वो बच जाए। मेरा मतलब यह है कि पीने योग्य जल को बचाने के लिए जो जल पीने योग्य नहीं है उसको वहां काम में ले ले। जैसे बर्तन धोने के लिए, बर्तन धोते वक्त ये तो बोलेंगे नहीं कि जो आप पीते हो उसी से धो मुझे। जैसे आग बुझाने के लिए अग्निशमन आती है, तो वहां आग बुझाने के लिए आप उसी को काम में ले लो जो पानी पीने योग्य नहीं है। भाई वो आग तो चिल्लाएगी नहीं कि यार जो पानी आप पीते हो उसी से मुझे बुझाओ। उद्योगों के अंदर बहुत पानी की जरूरत होती है। उद्योग यानी इंडस्ट्रियल एरिया, फैक्ट्री जो होती है, विनिर्माण जिसे हम कहते हैं, द्वितीयक व्यवसाय वाले, उसके अंदर पानी की बहुत आवश्यकता होती है। तो वहां आप वो पानी काम में लो जो पीने योग्य नहीं है, या फिर आपने किसी काम में ले लिया उसको बार बार काम में ले सकते हो पानी को। होता है कि नहीं होता है? तो पीने योग्य पानी। कम गुणवत्ता वाले जल का उपयोग जैसे शोधित अपशिष्ट आदि चीजें यहां पे लिखी हुई है। आगे देखिए, जल संभर प्रबंधन, इस पर हम ढेर सारी चर्चा करने वाले हैं। आगे की चर्चा जो पूरी इसी पे चलेगी कि जल संभर प्रबंधन क्या है। जल जो है उसका सही ढंग से उपयोग करना चाहिए। जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य मुख्य रूप से धरातलीय और भौम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। धरातलीय जल वो जल जो धरती के ऊपर है, और भौम जल वो जल जो धरती के अंदर है, यानी भूमि के अंदर वाला जल भौम जल कहलाता है, और भूमि के ऊपर वाला जल जो है उसे हम जो है जल धरातलीय कहते हैं। ये दोनों ही जो जल है इनका सही तरीके से प्रबंध अगर हम कर पाए, व्यवस्थित ढंग से इनको काम में ले पाए, तो वो जल संभर प्रबंधन कहलाता है। विस्तृत अर्थों में यानी बड़े अर्थों में जल संभर प्रबंधन में सभी संसाधनों, प्राकृतिक और जल संभर सहित मानवीय संसाधनों के संरक्षण, पुनरुत्पादन और विवेकपूर्ण उपयोग को शामिल किया जाता है। यानी कि जल संभर प्रबंधन का मतलब है जल से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनको सही ढंग से काम में ले, और जल जो है विशेषतः जल जो है उसको सही ढंग से मितव्ययतापूर्ण यानी आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचते हुए जल का उतना ही उपयोग करें जितना हमें भयंकर तरीके से जरूरत है। जल का फालतू अपव्यय नहीं करें, वही जल संभर प्रबंधन कहलाता है। तो जल का पुनरुत्पादन करो, बार बार काम में लो, विवेकपूर्ण ढंग से यानी सही सावधानी से जितनी जरूरत है। ऐसे नहीं कि नल चला दिया, बाल्टी पानी की भर रही है और कहीं घूम रहे हैं हम, 2 घंटे बाद आए और पानी बहता रहा। गलत है कि नहीं? आप बताओ गलत है कि नहीं है? बताओ गलत है कि नहीं है? गलत है ना? ठीक है ना? किया जाता है। एक बार यहां तक वीडियो लेक्चर देखा है आपने तो एक बार एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे पता रहे कि हाँ बच्चे पढ़ते हैं और यहां तक भी देखते हैं। आधे बच्चे शुरू में 2-4 मिनट देख के चले जाते हैं, बाद में रोते हैं जब एग्जाम आता है बोर्ड का, अब इतने लेक्चर कैसे देखेंगे। फिर रोते हैं कि 20-20, 30-30 तो 1 शॉट हो जाते हैं जब तक, उसके अलावा ढेर सारे लेक्चर हो जाते हैं, फिर रोना धोना बचता है और कुछ नहीं बचता है। इसलिए पहले से ही पढ़ लेना चाहिए, है ना। हाफ ईयरली तक हमारा लगभग सिलेबस जो है कवर होने की ओर जा रहा है, तो चिंता ना करें आप, है ना। तो ये चीज देखिए आपने, वर्षा जल संग्रहण।
वर्षा का, बारिश का जो पानी आता है उसका सही ढंग से सदुपयोग करते हुए, उसको व्यवस्थित करते हुए, उसको सही तरीके से रिजर्व कर लो, ये कहलाता है वर्षा जल संग्रहण। कहाँ रखेंगे? टैंक बना लो घर पे, ठीक है ना। तो ये देखो टैंक बनाया हुआ। वर्षा जल संग्रहण का मतलब है विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा जल को रोकने और एकत्रित करने की विधि है। वर्षा जल संग्रहण वर्षा का जो जल है उसको रोकना और उसको एकत्रित करना, मतलब इकट्ठा करने की विधि है। इसका उपयोग भूमिगत जल स्रोतों के पुनर्भरण के लिए किया जाता है। यानी कि ये जो वर्षा जल संग्रहण है इसका उपयोग भूमिगत जो स्रोत है, भूमि के अंदर जो स्रोत है, वहां आप कुआं बना के इकट्ठा, कुआं तो नहीं बना सकते, कुएं से तो फिर भूमिगत जल निकाला जाता है जो वर्षा का नीचे की ओर तरह चला जाता है, टैंक के अंदर इसको इकट्ठा किया जा सकता है। वर्षा जल संग्रहण की महत्वपूर्ण तकनीकें छत से वर्षा जल का संग्रहण, खुदे हुए कुओं का पुनर्भरण है। यानी वर्षा का जो जल है उसके संग्रहण की महत्वपूर्ण तकनीकी क्या है? महत्वपूर्ण तकनीकी छत से वर्षा जल का संग्रहण है। वर्षा जल जो है, छत से जो वर्षा का जल आ रहा है, एक पाइप लगाओ और उसको टैंक में छोड़ दो। सिंपल बात है ये, बिल्कुल। खुदे कुओं का पुनर्भरण, हैंडपंपों का पुनर्भरण, रिसाव गड्ढों का निर्माण, खेत के जैसे तालाब बना के भी आप पानी को रिजर्व कर सकते हो। झील में भी जल का पानी इकट्ठा किया जा सकता है। तो झील हो गया, नहरों में तो चलाई करता है, नदियों में चलाई करता है। तो वर्षा का जो जल है उसको रिजर्व करने की जो प्रक्रिया है उसको हम वर्षा जल संग्रहण के नाम से जानते हैं। छोटी छोटी सरिताओं पर बंदिकाएं और रोक बांध बनाना। छोटी छोटी सरिता यानी छोटी छोटी जो नदियां हैं उस पर आप बांध बना दो और जल को रोक लो और उसका सही तरीके से सदुपयोग करो, वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्षा जल संग्रहण। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इतना सिंपल है भाई, क्या ही पढ़ा है इसको। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज है। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2012 में बनी। कब बनी? भारत की राष्ट्रीय जो जल के बारे में सोचने वाला पहला नियम, मेथड, लो, कानून जिसे हम कह सकते हैं, वो कब बना? 2012 में। ये नीति जल आवंटन के लिए प्राथमिकताएं तय करती है। ये जो नीति होते हैं, ये जो नियम होते हैं, जल जो होता है वो किसको कितना मिलना चाहिए, इसके लिए प्राथमिकताएं यानी कुछ नियम और रूल्स और रेगुलेशन बनाती है। उन नियमों के अकॉर्डिंग जल को उपयोग में लाना चाहिए। क्या है वो? पेयजल, सिंचाई, जल शक्ति, नौकायान, औद्योगिक एवं अन्य उपयोग में। जल पीने के लिए काम आता है, पीने के लिए। जल जो है कृषि के लिए, मतलब सिंचाई के लिए काम आ रहा है। जल जो है अपने आप में ताकत है, शक्ति है, ठीक है। जल जो है नाव चलाने के लिए काम आ रहा है, नाव चलाने के लिए। जल जो है उद्योगों में जो मशीनें होती है उनको भी जल की आवश्यकता होती है, तो इसको उद्योग, फैक्ट्री कह देते हैं हम। तो जल के ढेर सारे उपयोग है, कपड़े धोने में, नहाने में, खाने में, पीने में, हर जगह जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक जल है। एक क्या है? जल। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 क्या कह रही है? ध्यान से देखते हैं कि क्या कहना चाहती है। यह कह रही है सिंचाई और क्या? सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में पीने का जल घटक में सम्मिलित करना चाहिए। यानी कि सिंचाई यानी कि कोई नहर है, ये इधर से लेकर इधर से आई है, और बहुउद्देशीय परियोजना यानी अच्छी जो परियोजनाएं होती है, पीने का जल में घटक सम्मिलित करना चाहिए जहां पेयजल के स्रोत का कोई भी विकल्प नहीं होता है। पेयजल सभी मानव जाति और प्राणियों को उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जिस व्यक्ति को सिंचाई की प्राथमिकता बाद में, पहले पीने की। अब आदमी को पीने के लिए नहीं मिल रहा है तो खाने की कहाँ जरूरत है? पहले पीने की जरूरत है उसको, पानी। तो पहले उसको पानी की जरूरत होती है। खाने की जरूरत से मतलब है कि सिंचाई को हम देंगे तब खाना आएगा, तो खाना तो बाद की आवश्यकता, पहली है जल। तो पहले मानव को पीने के लिए दो, फिर खेती के लिए यानी सिंचाई के लिए दो, और सिंचाई से फिर खाना आएगा यानी फसल आएगी। तो पहली आवश्यकता और मानव जाति को प्राथमिकता देनी चाहिए पीने के पानी को लेकर। तो पेयजल सभी मानव जाति और प्राणियों को उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। भौम जल यानी भूमि के अंदर जो जल है के शोषण को सीमित और नियमित करने के लिए उपाय करने चाहिए। भूमि के अंदर जो जल है, किसके अंदर जो जल है? भूमि के अंदर जो जल है उसका सही तरीके से और नियमित तरीके से उपयोग करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? उपयोग करना आना चाहिए।
सतह यानी धरातलीय जल, सतह यानी धरातलीय जल, भौम जल यानी भूमि के अंदर वाला जल, दोनों की गुणवत्ता के लिए नियमित जांच होनी चाहिए कि जल कैसा है। ऐसे ही नहीं कि किसी को पीने के लिए दे दिया, शाम को उसको वोमिटिंग होने लग गई, बीमार हो गया, डॉक्टर को पैसे दे रहा है, खुद का शरीर खराब कर लिया। पहले जल की जांच होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं कि कहीं से उठा के किसी को समुद्र का पानी पिला दिया, है ना, जो खारा होता है, जो पीने योग्य नहीं है, ठीक है ना। समुद्र टोटल जल हमारी पृथ्वी पर 71% है, 29% स्थल है और 71% में से सारा जल लगभग लवण, ये 3% पीने वाला जल है। एक चरणबद्ध कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए, यानी जल जो है इसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए एक चरणबद्ध यानी सिस्टमैटिक तरीके से एक कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। जल के सभी विविध प्रयोगों में कार्य क्षमता सुधारनी चाहिए। जल के सभी विविध प्रयास जो होते हैं, जल से संबंधित जितनी भी बातें हैं, सब में एक सुधार होना चाहिए। सब में क्या होना चाहिए? सुधार होना चाहिए, कार्य क्षमता सुधरनी चाहिए। दुर्लभ संसाधन जो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, दुर्लभ संसाधन जो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, संसाधनों के रूप में जल के लिए जागरूकता विकसित करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को पकड़ पकड़ के, कान पकड़ पकड़ के समझाओ, जल ही जीवन है, आने वाली पीढ़ी के लिए बचाना है। जल की तो बातें कर रहे हैं और इतना डरने की बात कहाँ है? जल के बारे में लोगों को समझाओ। वही जल नीति है 2012 वाली, वो कह रही है कि जो जल भूमि के अंदर है चाहे भूमि के बाहर है, उसको ढंग से सही तरीके से पहले शुद्ध के बारे में, उसकी शुद्धता के बारे में पता लगाया जाए, उसके बाद जल से संबंधित बात की जाए। शिक्षा विनिमय उपकरणों, प्रेरकों और अनुकरणों द्वारा संरक्षण चेतना बढ़ानी चाहिए। शिक्षा विनिमय यानी एजुकेशन के माध्यम से, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि जल बचाना चाहिए, तो ये शिक्षा प्रसारण है। क्या है? शिक्षा प्रसारण। इससे जल को बचाया जाएगा और अनुक्रमणों द्वारा जल का संरक्षण किया जाएगा। ये ही जल नीति 2012 है, जो राष्ट्र की जल नीति है। लोगों को समझाओ, अनुक्रमण यानी उनको करके दिखाओ जल बचाया जा सकता है, वो अनुक्रमण कहलाता है। वो थी जल नीति 2012। यह है जल क्रांति अभियान 2015 और 16 में चलाया गया। इन दोनों चीजों को याद कर लेना। आपके किताब में लगभग लास्ट में दी गई है, चैप्टर के लास्ट में, मतलब कहाँ दी गई है। 2012 की तो जल नीति है और 2015 की जल क्रांति है। जल नीति जल को सही तरीके से, सही व्यवस्थित तरीके से काम में लो, उस पे बात करती है, जबकि जल क्रांति 2015-16 थोड़ी सी अलग बात करती है। जल क्रांति अभियान का लक्ष्य स्थानीय निकाय यानी छोटे छोटे गांव या छोटी छोटी जगह जो अपना स्थान होता है वहां, और सरकारी संगठन एवं नागरिकों को सम्मिलित करके इस अभियान के उद्देश्य के बारे में जागरूकता फैलाना है। यानी कि स्थानीय निकाय हो, चाहे खुद का क्षेत्र हो, चाहे सरकारी कंपनी हो, सब, या कोई संगठन हो, या भारत का कोई भी नागरिक हो, उसको पकड़ के समझाओ कि जल क्रांति बन चुका है। अगर जल का दुरुपयोग किया तो कार्रवाई हो सकती है। जल अपने आप में क्रांति है। जल बचत और जल संचय अभियान के उद्देश्य के बारे में जागरूकता फैलाना है। और जल क्रांति अभियान, जल क्रांति क्या है? जल क्रांति अभियान अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों को प्रस्तावित करेगा। यानी जल जो नीति बनी 2012 में वो तो नॉर्मल समझा रही थी, लेकिन जल क्रांति तो क्रांति ला रही है। ये बहुत सी चीजें बताएगी। अभी देखिए क्या क्या बता रही है। ये कह रही है जल ग्राम बनाने चाहिए, जैसे गंगा नदी के ऊपर गंगा ग्राम बनाए। क्या बनाए? गंगा नदी को शुद्ध रखने के लिए गंगा ग्राम बनाए गए। क्या बनाए गए? गंगा ग्राम बनाए गए। ठीक वैसे ही जल को शुद्ध रखने के लिए जल ग्राम बनाया जाए। उस गांव को ये समझाया जाए, कोई भी गंदगी फैलाता है, ये जैसे गांव है और यहाँ कोई भी गंदगी फैलाता है तो उसको समझाया जाए, उसको बिठाकर जागरूकता फैलाई जाए, शिक्षा उसमें बढ़ाई जाए। उद्देश्य से लगभग 672 जिले लिए गए। जल क्रांति 2015-16 में चली और 672 डिस्ट्रिक्ट में चलाएगी। प्रत्येक जिले में एक ग्राम जिसमें जल की कमी है उसे चुना गया। और हम अभी कुछ ही देर में एक रालेगंज सीधी पढ़ने वाले हैं जो महाराष्ट्र के अहमदनगर से हैं, और वहाँ ये बहुत अच्छा उदाहरण है। उस गांव में जल की समस्या थी और एक रिटायर आर्मी का जवान आता है और वो चमत्कार कर देता है। अभी देखने वाले हैं।
भारत के विभिन्न भागों में 1000 हेक्टेयर मॉडल कमांड क्षेत्र की पहचान की गई, यानी ऐसा क्षेत्र है जहां पानी की कमी से वो जमीन काम में नहीं आ रही है, तो जल की मात्रा जो है वहां सही तरीके से जल को जो है रिजर्व किया जाए तो वो समस्या जो है धीरे धीरे वहां खत्म हो जाएगी। कमांड क्षेत्र की पहचान की गई, उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा में उत्तर में, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु का दक्षिण भाग, राजस्थान, गुजरात पश्चिमी और उड़ीसा पूर्व में, मेघालय उत्तर पूर्व में। यहाँ इस जगह 1000 हेक्टेयर ऐसा मॉडल प्लान लिया गया और इन जगहों से 672 जिलों को चुना गया। पूरे भारत से 672 जिले, लगभग जिलों को ले लिया इसमें, और जिस गांव में ज्यादा समस्या है उस गांव को पकड़ा गया कि जल की समस्या है, इसका निपटारा करते हैं, आओ मिलके करते हैं। गांव को इसमें सहयोगी बनाया गया। प्रदूषण को कम करने के लिए जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण, भूमिगत जल प्रदूषण को कम करना, देश के चयनित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुओं का निर्माण किया गया। आर्सेनिक यानी केमिकल्स जो होता है उससे मुक्त कुएं बनाए गए ताकि एक अच्छे माध्यम से जो है धीरे धीरे यहाँ पे अच्छी पैदावार हो सके, जल का सही तरीके से सदुपयोग हो सके। आगे देखिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जनसंचार माध्यम, यानी लोग जागरूक बने इसलिए जनसंचार, रेडियो के माध्यम से। जनसंचार में कौन कौन आ जाता है? जनसंचार का मतलब जनता तक ज्ञान पहुंचाना जनसंचार कहलाता है। और इसका माध्यम क्या है? टीवी से पहुंचाया जा सकता है, रेडियो से पहुंचाया जा सकता है, अखबार से पहुंचाया जा सकता है। किससे पहुंचाया जा सकता है? अखबार से पहुंचाया जा सकता है। इस प्रकार से धीरे धीरे जनसंचार को फैलाकर यहां विकास किया जा सकता है और इसी उद्देश्य से जो है यह कार्य शुरू किया गया। देखो, टीवी, रेडियो, प्रिंट, पोस्टर, प्रतिस्पर्धा रखी जाए, निबंध प्रतियोगिता रखी जाए, ढेर सारी चीजें हैं। जल क्रांति अभियान इस तरह से बनाया गया है कि जल सुरक्षा द्वारा खाद्य सुरक्षा और आजीविका प्रदान की जा सके। बताओ समझ में आया कि नहीं? अब एक ऐसे गांव का मॉडल हम देखने वाले हैं जिसने चमत्कार ही कर दिया पूरे हिंदुस्तान में, और वो महाराष्ट्र का गांव है और उसको हम समझते हैं। रालेगन सिद्धि एक गांव है। कौन सा गांव है? रालेगन सिद्धि। ये जो गांव है, ये रालेगन सिद्धि, ये अहमदनगर जगह है। कौन सी जगह है? अहमदनगर। कौन सी जगह है भाई? अहमदनगर। अहमदनगर पड़ता है महाराष्ट्र में। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का ये गांव है और इस गांव के अंदर, किस गांव के अंदर? इस गांव के अंदर जो अहमदनगर कहलाता है, यहां है समस्याएं। यहां क्या है? समस्याएं। और समस्या क्या है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी 1 नंबर वाली जो समस्या है वो बड़ी खतरनाक है यहां, और वो है जल की समस्या। जल की समस्या, पानी का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी यहां की सबसे बड़ी समस्या है कौन सी? दूसरी यहां की सबसे बड़ी और समस्या है, और उन सारी समस्याओं को हम एक एक करके लिखते जा रहे हैं। जल की समस्या। दूसरी, यहाँ बाल विवाह बहुत हो रहे हैं। ये गांव समस्याओं से घिरा हुआ है, हमारा टारगेट सिर्फ इस पे बात करना है, लेकिन यहाँ बाल विवाह है। और तीसरी समस्या सबसे भी खतरनाक मानी गई है, यहाँ शराब का सेवन बहुत ज्यादा होता है। शराब का सेवन बहुत ज्यादा होता है। और चौथी समस्या, अगर ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं तो गरीबी ज्यादा है यहाँ पे। गरीबी ज्यादा है यहाँ पे। गरीबी क्या है? ज्यादा है। और ये सारी चीजें जब होती है जब लोगों में शिक्षा नहीं हो, तो अशिक्षा है यहाँ पे। क्या है? अशिक्षा। ये 5 बड़ी समस्याएं इस गांव की। सबसे बड़ी जल की समस्या है, पानी नहीं है इनके पास। दूसरा, बाल विवाह यहाँ बहुत हो रहे हैं, और कुप्रथाएं चली हुई है, पर्दा प्रथा जैसी कई समस्याएं ऐसी होती है। पति खत्म हो गया तो उसके पीछे महिला को जिंदा जला दिया जाता है, ऐसी कई समस्याएं। शराब का सेवन, हर व्यक्ति चारों तरफ शराबी, मतलब एजुकेशन का नामो निशान नहीं है, मतलब अशिक्षा है, और गरीबी बहुत ज्यादा है अगर ऐसा माहौल है तो। अब क्या होगा इस गांव में? कहां की बात कर रहे हैं? अहमदनगर, जो रालेगन सिद्धि महाराष्ट्र का एक गांव है।
अब इनके निवारण के लिए, किसके निवारण के लिए, इन समस्याओं के निवारण के लिए एक व्यक्ति यहां फरिश्ता बन के आता है, एक व्यक्ति यहां फरिश्ता बन के उतरता है। भाई साहब खतरनाक है ना। और उस व्यक्ति का नाम है, आर्मी का जवान है वो। क्या है? आर्मी का जवान। वो रिटायर्ड होके आते हैं और उस गांव के माहौल को देखते हैं और सबसे पहले सारे युवाओं को बुलाते हैं और एक टीम बनाते हैं और उस टीम को नाम देते हैं तरुण युवा। क्या नाम देते हैं? तरुण युवा। और उस 15-20 लोगों की टीम बना के गांव की इन समस्या पर बात करते हैं, गांव की इस समस्या पर बात करते हैं कि इस जल की समस्या का निपटारा कैसे किया जा सकता है। ये कहानी मैं बता रहा हूं आपको 1975 की। कब की बता रहा हूं? 1975 की। तरुण युवा संगठन बनाया और तरुण युवा संगठन ने जो है मिलकर यहां काम किया और इन्होंने एक बहुत ही शानदार तालाब बना लिया। क्या बना लिया? पहली बार इन्होंने जब तालाब बनाया, थोड़ा थोड़ा डोनेशन लिया एक दूसरे से और ये तालाब बना दिया। इस तालाब में जैसे ही वर्षा हुई, पानी रिजर्व करने की बात हुई, लेकिन थोड़ी सी बदकिस्मती रही कि तालाब जो है फूट गया और अंदर से पानी का रिसाव हो गया। जो पानी धरातल पे था वो भूमिगत हो गया और ये सफल नहीं हो पाए। लेकिन आर्मी के इस जवान ने हार नहीं मानी। जवान कैसे हार मान सकता है? हाँ, जवान तो जवान होता है चाहे वो बूढ़ा हो जाए, ठीक है ना। आर्मी का जवान जवान कहलाता है चाहे वो बूढ़ा हो जाए, ठीक है ना। तो क्या किया? दोबारा इस तालाब का पुनः निर्माण किया। दोबारा इस तालाब का क्या किया? पुनः निर्माण किया। और अगली बार देखा गया कि तालाब में पानी बहुत अच्छे से और शानदार तरीके से। फिर इन्होंने कहा कि जल की समस्या से तो हम जूझ रहे थे और उसका निपटारा जो है हमने ढूंढ लिया। अब एक और समस्या है कि इस गांव में अशिक्षा है और इस अशिक्षा को खत्म करने के लिए इन्होंने शिक्षा की ओर कदम बढ़ाए और एक बहुत शानदार विद्यालय की जरूरत इनको होने लगी कि एक स्कूल होना चाहिए जो बहुत अच्छा होना चाहिए। और इस स्कूल के लिए जरूरत पड़ी पैसों की। किसकी जरूरत पड़ी? पैसों की। अब पैसे कहां से आए? सरकार के दर पर कई बार इन्होंने ठोकरें खाई और रालेगन के जो लोग हैं, अहमदनगर महाराष्ट्र के जो लोग हैं, घूमते रहे, लेकिन पैसों की व्यवस्था जो है इनको नहीं हो पाई। फिर इन्होंने कहा कि हमारे इस गांव से कितने युवा बाहर रहते हैं, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग कंट्रीज में काम करते हैं, उनसे बात की जाए। तो ये तरुण मंडल या तरुण युवा मंडल बोल सकते हैं इसको। तरुण युवा मंडल जो है वो पैसों के लिए अपने गांव से बाहर रहने वाले लोगों से कनेक्ट होता है और प्रत्येक व्यक्ति जो गांव से बाहर है, जो प्रवासी बना हुआ है कहीं और, उस व्यक्ति से 1 मंथ का वेतन, 1 महीने का वेतन जो है हर साल गांव में देने की बात हुई। 1 महीने का जो वेतन है वो हर साल वो व्यक्ति गांव में देगा और हर साल गांव में जब वो देगा तो गांव का विकास ऑटोमेटिक ही होने लग जाएगा। यानी कि सबसे पहले इन्होंने जल की समस्या पर बात की, फिर इन्होंने शिक्षा को खत्म करने की बात की। जब शिक्षित हो जाएंगे तो गरीबी ऑटोमेटिक ही खत्म होने लग जाएगी। लेकिन इन्होंने कहा गरीबी को खत्म करने के लिए हमें कृषि को बढ़ावा देना पड़ेगा। किसको? कृषि को बढ़ावा देना पड़ेगा। और कृषि जो है वो सबसे बड़ी समस्या है किसके लिए? जहां जल नहीं होता है उन लोगों के लिए। अब वो कृषि कैसे करे? लेकिन इन्होंने कहा सबसे पहले जल की समस्या को खत्म कर दो, अशिक्षा खत्म कर दो। और पूरे गांव में जो है इन्होंने एक नियम बनाया, शराब बंद कर दिया। क्या कर दिया? शराब बंद। देखो गांव सवरक बनते जा रहा है, गांव जो है वो सवरक की तरफ बढ़ रहा है। चारों तरफ देखे तो माहौल खुशी का होने लगा। जल की समस्या से लड़ लिए ये, पानी की जो समस्या है उससे लड़ लिए ये, शिक्षा को शिक्षा में विद्यालय के माध्यम से बदल दिया। 1975 में रालेगन अहमदनगर महाराष्ट्र का वो गांव धीरे धीरे ऊंचाइयां छूने लगा। अब समस्या सिर्फ कृषि की आ रही थी, बाकी सब पे शराब को इन्होंने बंद कर दिया।
गरीबी से ये लड़ रहे हैं और पानी जो पीने की समस्या थी सबसे बड़ी, वो इनकी सॉर्ट आउट हो गई। अब सबसे बड़ी जो है दिक्कत उस जवान के सामने, आर्मी के उस सोल्जर के सामने, उस भूतपूर्व सैनिक के सामने सबसे बड़ी समस्या पहाड़ बन के जो खड़ी है वो ये है, इस गांव को कृषि में कैसे आगे लाया जाए। अब इस गांव को लाना है कृषि में आगे। किस में लाना है? कृषि में। तो इन्होंने टारगेट किया कि जैसे कि गन्ना जो होता है उसको 120 सेंटीमीटर बारिश यानी वर्षा की जरूरत होती है, आप सब जानते हैं। तो इन्होंने कहा ये फसल हम करेंगे नहीं, हम वो फसल करेंगे जिसमें पानी की कम आवश्यकता हो, पानी की कम आवश्यकता हो। तो इस गांव में धीरे धीरे पानी की कम आवश्यकता वाली फसलें की जाने लगी, वाली फसल की जाने लगी और धीरे धीरे ये फसलें होने लग गई। फिर इन्होंने ये जब फसलें होने लगी तो सबसे बड़ी समस्या आई खुले में चराई। लोग खुले में जानवरों को छोड़ देते थे और इससे समस्या आती थी, तो इन्होंने खुले में चराई को बंद कर दिया कि कोई भी अपने जो भेड़ बकरी है उनको खुले में नहीं चराएगा, कोई भी पशु को या पक्षी को खुले में नहीं छोड़ेगा। पक्षी तो उड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे पशु जो है उनको कोई भी खुले में नहीं छोड़ेगा और कोई भी जो है वनों को नहीं काटेगा। वन कटाई पर रोक लगा दी। अब अगर वन ज्यादा होंगे तो वर्षा होगी, तो वृक्षारोपण पर जोर दिया। किस पर जोर दिया? वृक्षारोपण। गांव इतना बदलने लग गया कि पूरे देश के सामने एक मॉडल बन के तैयार हो गया। जिस गांव में जल नहीं है, जल रुकता ही नहीं था, कोई संसाधन ही नहीं था, टैंक कितने बनाए, उसमें इतना बड़ा तालाब बनाया गया कि पानी रुकने लग गया। पेयजल की समस्या के साथ सिंचाई की समस्या होने लगी और ज्यादा वृक्ष लगाए गए और वृक्षों के माध्यम से बहुत ज्यादा जो पानी है, वर्षा जो है वो आने लगी और वृक्षों से वर्षा आने लगी और वन की कटाई पर जो ज्यादा वन की कटाई होती थी उस पर रोक लगा दी और खुले में चराई इन्होंने रोक दिया। पानी का कम आवश्यकता वाली जो फसलें हैं वो इन्होंने करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे गांव जो एक मॉडल बनता गया। आज पूरे देश के सामने रोलेगंज जो शहर गांव है अपने आप में एक मॉडल है। तो बताओ, आर्मी के उस जवान के लिए दिल से एक सैल्यूट तो बनता है कि नहीं बनता है? तो लिखना है जय हिंद। क्या लिखना है? जय हिंद। और इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हुआ। आज के इस पूरे चैप्टर में हमने छोटी छोटी चीज़ों पर बात की है, बहुत ही शानदार तरीके से समझने का प्रयास किया। और आप किस सिटी से या किस राज्य से बिलोंग करते हैं ये जरूर मेंशन करना। बहुत बहुत धन्यवाद।